नमस्ते नमस्ते, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो बेटा? क्या हाल चाल? हाँ, कैसे हो? हर हर महादेव, जय भवानी। जय हिंद, भारत माता की जय बेटा। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट कि मेरी आवाज आपको आ रही है, मैं दिखाई और सुनाई आपको दे रहा हूं। प्लीज डू लेट मी नो। अच्छे से आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। तो परीक्षा हो जाने के आगे आपकी इस पहली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस वाला के चैनल के ऊपर। और अब हम देखो, जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ना पुत्र ना, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाया है रनिंग वाटर के बारे में। रनिंग वाटर अपने आप में बहुत बड़ा होता है। उसे कंप्लीट करने के बाद आज हम ग्राउंड वाटर करेंगे, ग्राउंड वाटर के बाद ग्लेशियर करेंगे, ग्लेशियर के बाद सी वेव करेंगे, और सी वेव के बाद करेंगे विंड। इन सबसे बनने वाले लैंडफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो करें शुरू। मैंने आप लोगों ने जो कहा था मुझे, सर अच्छा लगा आपको देख करके, मुझे भी अच्छा लगा आप सभी लोगों को एकदम देख करके। यार ऐसे ना घर पे बैठे होते ना, बिना आप लोगों से बात नहीं होती ना, तो मजा नहीं आता। सर मैं भोपाल में हूँ, मुझे आपसे मिलना है, चले निखिल हम मिलते हैं आज भोपाल के अंदर। आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे कहीं पर, मैं आपसे मिल जाऊंगा। मैं आपको बता दूंगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत फ्री निकाल लूं मैं टाइम, अगर कुछ दिन हो तो फिर मिलते ना बेटा। ये थोड़ा क्या गर्मी बहुत तेज है, कूलर हवा दे नहीं रहा। अभी तो यार मैं परेशान हो गया। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों की क्लास ले रहा था, जस्ट अभी क्लास चालू कर रहा था, तो मैं देख रहा यार मेरा कूलर खराब हो गया क्या। उसने तो बोला था कि 1 साल तक मोटर की गारंटी और 6 महीने 7 महीने तक पूरी फ्रेम की गारंटी, पंप की गारंटी है। तो मैंने कहा यार कूलर खराब कैसे हुआ। मैं क्या कर रहा था, एक्सटेंशन होता ना, उस एक्सटेंशन का पिन जो थी घुमा के उसी में लगा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पिन इसी की होगी। ओके, सफेद रंग अब इतने सारे आप खुद देखो ना, इसकी पिन उसकी पिन उसकी पिन, 100 पिन हो गए। तो मैंने एक्सटेंशन की पिन उसी में लगाई, फिर वो इंडिया में जो तरीका होता है ठोकना, उसको शायद चालू हो जाए, नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि एक्सटेंशन की पिन इसी में नहीं लगती, उस एक्सटेंशन को हमें बोर्ड में लगाना होता है। मैंने बोर्ड में लगाया, वो चालू हो गया। कूलर बताओ, उसने जो बोला था उसकी गारंटी पूरी की पूरी सही है, वो गलत नहीं था। तो गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर मैं आऊंगा ना तो अभी थोड़ा रुकते हैं ना यार। देखो अभी गर्मी में मैं काला हो जाऊंगा, और मेरा रंग कितना उतारोगे, इतना ही काफी है। सर आप पटना आ रहे हो को, आपका भाई 90% चांसेस है कि इंदौर आएगा। इंदौर जा रहा हूं मैं, तो इंदौर के डीडब्ल्यू सेट पर जो भी हो, ये हम लोगों को वो मिला है कि हम आपसे वहां रूबरू होने आए। आप सब जब वहां मिलोगे तब हम बातें करेंगे, और जो भी आप लोगों को डिस्कशन है बैठ के बात करेंगे, इंदौर में जो मिलोगे उनसे। ठीक है, चलिए। सर ज्योग्राफी के पेपर के बारे में बता दीजिए। देखो ज्योग्राफी के पेपर के बारे में बताता हूं। इस बार का ज्योग्राफी का पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं था। मैंने जब बच्चों से बात करी तो बच्चों ने बोला कि सर मजा आ गया, हमने फोड़ दिया, जब क्वेश्चन लगा रहे थे आप याद आ रहे थे। बट मैंने जो पर्सनली अपने उससे देखा है, तो वो पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं था। उस पेपर के अंदर आपको बहुत गहराई के नॉलेज की आवश्यकता थी। जैसे उन लोगों ने पायरोक्सिन, माइका, इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे थे लेयर्स के अंदर। अब इतना हम नहीं पढ़ते। जनरली क्या होता है बेटा कि पढ़ने के लिए हमको मिलती 40 क्लासेस, 40 भी नहीं, 38 40 के बीच में ऐसी क्लासेस अपने को मिलती थी। इतना सारा हम कवर नहीं कर पाते। और फिर क्या, जंग का मैदान ऐसा होता है कि गोली कहीं से भी आती है, जितना बच सकते उतना बचाएंगे, उससे पहले हम दुश्मन मार देंगे। तो इस तरह का मेरा वो है। बाकी पेपर अच्छा था, हम जो कर रहे थे उससे बहुत हद तक हेल्प हुई थी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे एक बच्चे ने ऑफलाइन सेंटर पर बताया था कि सर ये जो आप बताते हो ना, ये चीजें वही रहती है, बस इनका जब रिवीजन करते ना तब हम उनसे डील कर पाते। तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा। रिवीजन एक बंदे ने बोला था मुझे, तो मैंने आपको कन्वे कर दिया, उसके साथ आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो करें शुरू। जी सर जी, आओ। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में गुरुजी रिकेप के बारे में बताइए। तो रिकेप के अंदर भाइयों हमने पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर एक्सोजेनिक फोर्स,
और इसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में इरोजन बाय रनिंग वाटर। ये पॉइंट हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आज क्या पढ़ाओगे सर? आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर ग्लेशियर के बनने वाले लैंडफॉर्म, ग्राउंड वाटर ग्लेशियर, उसके बाद सी वेव एंड विंड। सर मेरे को तो लग रहा आज भी आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कैसी बात कर दी। आज हमें टिकना है, ये खत्म करना है ना? तो मस्ती मत करना, पहले ये खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, बढ़े आगे, करूं शुरू? 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, तो ग्राउंड वाटर होता क्या है? देखो, ग्राउंड वाटर को हिंदी में, मैं थोड़ी देर शेड बंद करूं, अभी पहले पढ़ते फिर बात कर लेंगे यार, मत किया करो, सीरियस टॉपिक से डील करना होता है। ग्राउंड वाटर होता क्या है? देखो भाई, पानी बहता है, हमने देखा। नदियों में देखा पानी? जी सर देखा। तालाब में देखा पानी? हाँ जी सर देखा। बारिश से गिरता हुआ पानी देखा? बिल्कुल। बरसात में देखा था, उसके बारे में सुना है मैंने। ये सारी चीजें हमने देखी। पर जब ये बहता हुआ पानी किसी वजह से अंदर चला जाए, जब ये बहता हुआ पानी, एक चट्टान है ये, इस चट्टान में एक है क्रैक। क्रैक का मतलब जानते हो? क्रैक का मतलब होता है एक दरार। तो जब ये पानी चट्टान की दरार से चट्टान के अंदर चला जाए, तो जैसे इसने सतह को छोड़ के ग्राउंड के अंदर गया, इसका नाम हो जाता ग्राउंड वाटर, यानी भू जल। एक आध दो एग्जांपल बता दो सर, थोड़ी बेटर रहेगा हमारे। सबसे पहला, जो आप बोरिंग से पानी निकालते हो, घरों में बोरिंग देखे आपने? आप 18 साल की उम्र के हो, इतने बड़े हो, आपने देखे होंगे कई जगह बोरिंग लगे होते हैं। हैंडपंप आपने देखे? नहीं देखे। कुआं हमने देखा? देखा। कुआं, हैंडपंप, बावड़ी और आपके बाद बोरिंग, ये सब ग्राउंड वाटर होते। इसके अलावा भी एक होते जैसे गीजर। गीजर मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं वोल्केनो पढ़ाऊंगा, कि धरती की गर्मी की वजह से पानी जो भाप बन के बाहर निकलता है। पूगा हॉट स्ट्रीम आप देखिए लद्दाख के अंदर, आप येलोस्टोन नेशनल पार्क, ओल्ड फेथफुल गीजर देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। तो गीजर और ये क्या होते हैं? ये वो चीज है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर जो आने वाला पानी वो ग्राउंड वाटर है। अब ग्राउंड वाटर तो हमने जान लिया क्या होता है। सर ग्राउंड वाटर जमीन पर बहने वाले पानी से कम होता है, ज्यादा होता है? जी हाँ मेरे भाई, ग्राउंड का पानी तालाब के पानी और नदी के पानी से कई गुना ज्यादा होता है। समझ लो मेरी बात, कि नदियों का पानी, अमेजन, नाइल, कोंगो जायरे, मिसिसिपी, यांगसे, इंडस, ऐसी बड़ी बड़ी नदियों का पानी ले लो, उन नदियों का पानी जोड़ लो। तालाब की बात करूं तो लेक सुपीरियर, लेक ऑन्टेरियो, लेक मिशिगम, लेक एरी, लेक यूरोन, कैस्पियन सी, उसके बाद है तो वुलर लेक, डल लेक, हीराकुंड लेक। तो इतने जितने भी मैंने आपको नाम बताए, इन सभी का पानी, दुनिया में जितने तालाब है वो भी जोड़ लो, तब भी धरती के अंदर इनसे ज्यादा पानी है। समझ लो, तभी तो हम बोरिंग करते तो पानी निकलता है, तभी तो वो बोरिंग का पानी सालों साल से हमारी फसलों की पूर्ति करता आ रहा है। आपने देखा होगा ना, जो मेरे भाई मेरी बहन लोग खेती बाड़ी से ताल्लुकात रखते हैं, किसानी से उनका संबंध है, उनके बाद पता होगी कि उनके बोरिंग जो है लंबे समय से चलते आ रहे। पिताजी बस कभी कभी मोटर जल जाती तो मोटर बदलते थे, सोलर पंप लगे हुए, खेत में पानी चल रहा है, प्याज लगाते, गेहूं फसल लगाते, सोयाबीन लगाते, नाना प्रकार की फसल लगा करके हमारा जीवन आगे बढ़ाते। मतलब अब समझ रहे हो कि उस ग्राउंड के अंदर पानी कितना है? ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा होता है। बट जब ये ग्राउंड वाटर अंदर ही अंदर फ्लो करता है, ग्राउंड वाटर मूवमेंट करेगा। देखो पानी है वो, तो जहां उसे खाली जगह मिलेगी वो उस तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा, अगर लेवल नहीं है तो। अगर लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर लेवल ऊंचा नीचा तो पानी ऊंचे से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या फिर नहीं है तो रास्ता बनाएगा। बस वैसे जब ग्राउंड वाटर सतह के अंदर परकोलेट हो जाता है तो अंदर ही अंदर हॉरिजॉन्टली बहना शुरू करता है। जैसे पहले इस क्रैक से अंदर आ गया, जी सर, क्रैक से अंदर आने के बाद इसमें अंदर अंदर हॉरिजॉन्टली बहने लगा। जब हॉरिजॉन्टली बहने लगेगा तो इस माउंटेन को होलो कर देगा। होलो का मतलब होता है खोखला। जिस भी माउंटेन खोखली हो जाएगी मतलब गुफा का निर्माण कर देगा, इसके अंदर गुफा बन जाएगी। तो व्हेन सरफेस वाटर परकोलेट, परकोलेट का मतलब होता है रिसना। आपने देखा होगा बचपन में होते थे ना कि बारिश होती थी और हमारे घर के अंदर, मेरे घर में देखा था तो मैं वही आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे यहाँ चद्दर लगी थी, जिसको हम आजकल टिन शेड बोलते हैं। टिन शेड होती है ना जो वो लोहे की चद्दर। अब आजकल तो क्या है कि अच्छी आने लग गई वो नीले रंग की पुताई वाली, पहले आती थी वो स्टील जैसी जिसपे एलिफेंट बना होता था। तो चद्दर पे जब पानी गिरता था पटापट 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 ऐसी आवाज आती थी घरों में, और जब बंदर कूदते थे उनके ऊपर तो ज्यादा वजह से धूप सहने की वजह से वो कमजोर हो जाती थी, उसके अंदर हो जाते थे छेद।
उसके अंदर दरार चल जाती थी, और फिर बारिश के टाइम पर अगस्त के महीने में जब बहनें राखी बांधने के लिए आती थी तो पानी टपकता रहता था उसमें से। तो बस वही पानी, जैसे पानी टपकता, पानी जब अंदर की तरफ जाए किसी भी चट्टान के अंदर, तो टप 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 करके अंदर जो रिश्ता है, और फिर वो अंदर से जैसे ही उसने छत को छोड़ा, जैसे ही उसने जमीन को छोड़ करके अंदर गया, उसका नाम ग्राउंड वाटर हो गया। जमीन तक रनिंग वाटर था, तो ग्राउंड वाटर अंदर जाकर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है और चट्टान को होलो कर देता है, खोखली कर देता है, और केव का निर्माण करता है। अरे वाह क्या बात है। बट जब ये ग्राउंड वाटर केमिकली बहुत ज्यादा इरोजन करता है, जैसे लाइमस्टोन का इरोजन कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट इरोजन किया, तो जब इस तरह का इरोजन होता है तो वहां पर जो टोपोग्राफी बनती है उसे हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट टोपोग्राफी। जब केमिकली ग्राउंड वाटर किसी भी चीज को सोल्यूबल, आपने देखे हुए ना, सोल्यूट, सोल्यूशन, सोलवेंट एंड मिक्स, ये सुने होंगे ना आपने रसायन विज्ञान की क्लास में। तो हम ये जानते हैं कि जब पानी किसी चूने की चट्टान से मिलता है तो इस चूने की चट्टान को घुला लेता है और अंदर अंदर बहने लगता है। तो मतलब इस तरह से जब इरोजन करेगा ना, उसे हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। जी बिल्कुल। कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले ये यहां से देखिए, ये आपकी एक चट्टान है, इस चट्टान में पानी घुसा यहां से, देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे, किसी पंछी को, ये एक नदी आ रही थी और नदी चली गई अंदर, और जब अंदर चली गई तो अंदर अंदर फ्लो करने लगी और अंदर से उसको काटने लगी। जब वो काटने लगी तो इस कटिंग के दरमियान, इस इरोजन के दरमियान उसने अलग अलग प्रकार की लैंड का फॉर्मेशन किया, मतलब चट्टान को एक अलग अलग रूपरेखा दी, और उसी रूपरेखा को हम पढ़ते लैंड फॉर्म में। अब जैसे यहां पर गए तो जिस जगह से उसने, आपने देखा होगा ना बचपन में हम वो पढ़ते थे, तो ऐसा को इसके इतना अंदर तो एक फीचर था यार कि हाथ से मिटाते थे तो मिट जाता था। चलो वो कुछ दिक्कत होती होगी, कभी कभी हो जाता है। तो जिस जगह से वो होल्ड करता है ना, ये जहां से वो अंदर की तरफ एंटर करता है, आप लोगों ने देखा होगा ना बचपन में, या फिर जब घरों के अंदर ट्रैक्टर होते हैं या फिर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम दूसरी गाड़ी का पेट्रोल या ड्रम से ऑयल उसके अंदर डालते थे, तो कैसे को फनल होता है। वो फनल देखा बचपन में चिमनी में तेल डालने के लिए करते थे, जो केरोसिन से चलती थी ना, मिट्टी के तेल से जो चिमनियां, उनसे चलाते थे घर में उजाला करने के लिए। तो जब डालते थे ना इतना बड़ा फनल, बस वैसा फनल लाइक स्ट्रक्चर जहां से बनता है, इसे हम बोलते हैं सिंक होल। सिंक होल। और जब 4-5 सिंक होल इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डोलिन, उसके बारे में बात करेंगे अभी। और फिर ये अंदर की तरफ मूवमेंट करता है। जब पानी जमा होने लगता है धीरे धीरे, जैसे आपने फ्रिज में देखा, फ्रिज देखा जी गुरुदेव, फ्रिज तो हमने देखा। अब फ्रिज के अंदर आप डीप फ्रीजर में चले जाइए, मतलब देखिए उसको, तो डीप फ्रीजर के अंदर कभी कभी क्या होता है, पानी ढुल जाता है, पानी ढुल जाता है, बट डीप फ्रीजर की ठंडक बड़ी तेज होती है। तो डीप फ्रीजर क्या करता है कि ऊपर से दीवार से टप टप करता हुआ पानी भी जमा देता है। ऐसे जैसे पानी टपक रहा था तो उसने वहीं का वहीं उसे जमा दिया, तो ऐसे लटकते हुए ऊपर दिखाई देते ना, ऐसा लगता है कि उनको पास से, बहुत सारे लोगों का तो मैंने ऐसी ऐसी रील देखी कि उन्होंने डीप फ्रीजर के अंदर ऐसे पास जाकर के क्लोज शॉट लिए कि उसको ग्लेशियर जैसा दिखा दिया, क्योंकि अंदर से क्या था, वो आइस ऊपर की तरफ जमी हुई दिखाई दे रही थी, और वैसे ही जब पानी नीचे टपक रहा था, टपकते 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 पानी जम गया, तो नीचे से भी पानी उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। वैसे अगर ऐसा नहीं समझ पाए तो वैसे समझो कि जो पुराने घरों में दीमक लगी होती थी किलो के अंदर, ऊपर पानी टपकते टपकते जम जाता था, उसको हम बोलते थे ऊपर से लटकते हुए को स्टेलेक्टाइट, और जब ये टपक के नीचे जमा होता था इसको हम बोलते थे स्टेलेग्माइट। तो दिस बोथ आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। अच्छा, इसको क्या होता है जब ये दोनों आपस में मिल जाते तो पिलर बन जाता है। इसके बारे में और बात करते हैं आज ही, थोड़ा और समझिए। देखिए ये एक पुरानी गुफा है जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है। इस गुफा के अंदर आप देखो कि ऊपर से लटकते हुए लैंडफॉर्म दिखाई दे रही है। These are all known as stalactite, और कुछ उभरे हुए लैंडफॉर्म भी है यहाँ, These are known as stalagmite। कुछ लैंडफॉर्म ऐसे हैं, और भाई पानी डुल गया, कुछ लैंडफॉर्म ऐसे हैं जो ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में मिल गए। ये नीचे से ऊपर उभरा था, ये ऊपर से नीचे, और ये दोनों आपस में मिल गए, तो इसे हम बोलते हैं पिलर। आइए जानते हैं इस बारे में। सिंक होल और डोलिन क्या होता है। पहला जो पॉइंट आपको आपके गुरु ने बताया था, अ सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ ग्राउंड वाटर केव।
ग्राउंड वाटर केव की कोलैप्स हो जाने के कारण जो सर्कुलर डिप्रेशन बनेगा उसे गुरुजी हम सिंक होल कहेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन बाय एसिडिक ग्राउंड वाटर, जब ग्राउंड वाटर होता है ग्राउंड के अंदर एसिडिक मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? मैंने आपको बताया था कि आसमान के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब पानी इवापोरेट होता है तो H2O भी ऊपर चला जाता है। अब H2O प्लस CO2 मिलेंगे तो H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड बनेगा। जब कार्बनिक एसिड आसमान से जब फर्श पे गिरेगा, जब अर्श से फर्श पे गिरता है, अर्श मतलब आसमान, फर्श मतलब जमीन, तो जब अर्श से फर्श की तरफ गिरता है तो पानी दरारों के अंदर घुसता है और वो पानी जो एसिडिक था वो क्या करता है? सॉल्यूशन बनाता है लाइमस्टोन के साथ और उसे इरोड कर देता है। ठीक है, शेलो होल बनाता है, उसे हमने बोल दिया सिंक होल। सिंक होल के बाद आया उवाला। उवाला क्या होते हैं? अ लार्ज डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ सेवरल सिंक होल, मतलब ये होल, ये होल, ये होल, इन तीनों होल को जोड़ने के बाद जो लंबी लाइन बनी, सम लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये जो होल्स है सिंक होल सारे। अब जब ये सिंक होल आपस में मिल जाते हैं, ये इससे मिल गया, इससे मिल गया, तो पतली लंबी लाइन बनी डिप्रेशन की, दिस इज नोन एज उवालास। हुआ? क्या बताया? पानी ने पहले तो एक जगह पर डिप्रेशन बनाने की कोशिश की इरोजन करके, वहां पर क्या हुआ? पानी दरारों से अंदर गया, दरार बनाई, क्रैक्स बनाए और उसे कोलैप्स कर दिया, तो यहां निर्माण हो गया सिंक होल का। सिंक होल ऐसा दिखाई देता है, अगर जूम करके देखोगे तो ये इस तरह से चट्टान के ऊपर सिंक होल बने होते हैं। जब सिंक होल भी अब ये इरोड करते करते आगे बढ़ेंगे सही, तो जब आगे बढ़ते सोल्यूशन बना के तो जुड़ जाते, जब ये लंबे हो जाते तो ये बन जाते आपके उवालास। लंबे हो जाते तो क्या बन जाता है? उवालास। ये उवाला हम कहते हैं, ब्लाइंड वैली जिसको कहा जाता है। तो ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद आ गया उवाला हुआ, उवाला के बाद स्टेलेक्टाइट ऊपर से लटकते हुए, आइस आइसिकल्स जो ऊपर से आइस के सर्कल्स टाइप जो लटके हैं ना कोण, वो लाइक फॉर्मेशन हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग, किसी भी चट्टान की छत में लटकते हुए दिखाई दे। फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन। अच्छा, डिपोजिशन कैसे हुआ? क्योंकि ये पानी जो था, ये पानी गुरुजी आपने बताया कि एसिडिक था और इस पानी जब लाइमस्टोन की चट्टान के ऊपर गिरा था तो इसने लाइमस्टोन के साथ सॉल्यूशन बना करके उसे इरोड कर दिया, वहां से केमिकल वेदरिंग करके ले गया। जब ये नीचे गिर रहा था तो धीरे धीरे जमा हो रहा था, पर केव के अंदर ठंडक कितनी थी कि पानी को नीचे गिरने से पहले लटकता हुआ जमा दे रही थी, तो आसमान वो हमें केव के अंदर लटकता हुआ जम रहा था। इसलिए ये एक प्रकार का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ना। डिपोजिशन बाय कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर, टपकते हुए पानी में जब कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है, जैसे फ्रिज के ऊपर टपकता हुआ पानी ही जमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। उसका विपरीत हो गया वो कोण जो नीचे से ऊपर की तरफ राइज होता हुआ दिखाई दे केव के फ्लोर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट, है ना। ये एम शेप का होता है कि एक होल, एक कोणीय, एक कोणीय, यहां पर भी एम आ गया, इसके नाम में भी एम आ गया, तो याद रखना एम जो नीचे से ऊपरा हुआ होता है, और फिर इसके अपोजिट स्टेलेक्टाइट, तो याद हो जाएगा। जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से मित्रता कर लेते, हाथ मिला लेते, दोस्ती कर लेते, साझा कर लेते, उस समय जो लैंडफॉर्म बनता है उसे हम बोलते हैं पिलर या फिर कॉलम। अब तुम लोगों ने बोला था मुझे, मेघा हाय चिंटू, सही कर रहे हो तुम, गुड। आर्यन, हम कई हजार बार आपको समझा चुके कि आप बातें मत किया करें। क्या हो रहा है आवाज में? हेलो, आवाज फट रही है क्या? एक मिनट रुको। यही चाहते थे ना कि मैं तुमको गर्मी में पढ़ाऊं, कर दिया मैं कूलर बंद। अब बताओ, अब बताओ, ऑल गुड, ऑडिबल, प्लीज। आया? अच्छा, जो मैंने बताया वो समझ में आया? कितने प्यार से आपको बताया यार, बहुत स्मूथली, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। और आप लोगों ने बोला था कि हमको इसकी थ्योरी समझ में नहीं आती, मैं लिख के लाया हूं, इस चीज से तुम नकार नहीं सकते।
जय भीम, बस। अच्छा ठीक है, आवाज हो गई सही, मैं मान गया। अब मुझे ये भी तो बताओ। अच्छा स्पीड, अरे मेरे भाई स्पीड इसलिए क्योंकि मैंने चैट बंद कर दी तो पढ़ाने का मन हो रहा था, मजा आ रहा था। वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हम। बढ़ू आगे, बेटा बढ़े। चलो कूलर ऑन कर लो, नहीं करना नहीं करना, और डोंट डोंट टॉक टू मी। अभी तुम लोगों ने जो बोला था ना वो पहली बात मैं याद रखी, और उसके बाद अब मैं ऑन कर भी नहीं रहा, भले कुछ भी हो जाए। मेरे को पसीना आ जाएगा, ये सब तरफ लावा भर दोगे, ज्वालामुखी के बीच में बैठ के पढ़ाऊंगा। अब तपती गर्मी में अपने सराउंडिंग में आग जला के पढ़ाऊंगा, पर अब कूलर चालू नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा नक्की। ये हुआ सिंक होल, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट एंड पिलर। चार क्लियर होने के बाद अगला लैंडफॉर्म आता है। देखो इसमें आप जो बोल रहे हो ना वो आपको बताता हूं। ये सारे के सारे लैंडफॉर्म हमने सेपरेट लिख लिए, ठीक, जिससे हमको एक एक चीजें क्लियर हो जाए। जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म, वो लैंडफॉर्म जो कि इरोजन से बने ग्राउंड वाटर के, उनको डिस्कस करते हैं, है ना। तो फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन एंड रिमूवल ऑफ रॉक बाय ग्राउंड वाटर के थ्रू रिमूव करने से जो बनता है वो ये बने हुए हैं ना, प्राइमरीली ऑन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जो रीजन होता है ना, उस रीजन के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। कास्ट टोपोग्राफी, लाइमस्टोन रीजन एरिया इज सोल्यूबल रॉक। मैंने आपको क्या बताया था कि जब लाइमस्टोन का इलाका होता है वहां कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पानी जो होता है ना, पानी इरोड करता है। पानी जो होता है वो लाइमस्टोन के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के साथ वहां पर आगे की तरफ बहता है। तो कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है इस इलाके के अंदर, ठीक है। सर मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए, हम आपको एसी दे देंगे। सर प्लीज कीप माइक अवे फ्रॉम योर होम, योर माउथ। जी जी जी। ईगो हर्ट हो गया सर का, बुरा मत मानिए। कर लीजिए शुरू। नहीं करना मतलब नहीं करना, तुम लोग को जो भी करना हो कर लो। तुमको जितना भी बोलना हो, मैंने तुमको सीधी बात बोल दी आज कि ये नाचीस आज आपके सामने गर्मी को लाइव क्लास में धराशायी हो जाएगा, पर इस कूलर को चालू नहीं करेगा आज। और तुमने जो बोला था ना, आवाज किच 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 कट 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 हो रही, अब देखो। आगे बढ़ते हैं। सिंक होल कैसा होता मैंने आपको बताया। लापिस क्या होते हैं, लापिस भी आपको बताता हूं। जब लाइमस्टोन होते हैं ना, लाइमस्टोन की पतली पतली लंबी लंबी नालियां बनती है। आप देखो कि जब इरोजन, एक तो क्या हुआ, एक होल से पानी चला गया, एक बार पानी बहुत लंबी लंबी नालियों से जाता, उसे लापिस बोलते, लॉन्ग रीजेस। इसके बाद केव्स, केव का फॉर्मेशन हमने पढ़ा। कास्ट टोपोग्राफी, इरेगुलर फॉर्मेशन हुआ ग्राउंड वाटर के थ्रू लाइमस्टोन के ऊपर, वो भी हमने पढ़ा। इसके बाद हम आए डिपोजिशन के ऊपर। तो डिपोजिशन में स्टेलेक्टाइट पढ़ा, स्टेलेगमाइट पढ़ा, कोलम पढ़ा, है ना। फिर इसके बाद मैं आपको बताया था ट्रेवर्टाइन क्या होता। ट्रेवर्टाइन ये एक मिनरल होते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। लेयर कैसी बनती है मैं आपको दिखाता हूं, देखो। जब जमा होकर के ऐसी एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर दिखती है ना हमें फोर्स फ्लोर पर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं यार, दूसरे फोटोग्राफ में है, पर वो एक्सप्लेन अच्छी कर देगी हमें। अरे 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 अरे। अरे क्या हो गया इस बोर्ड में। एक मिनट ना। इसमें कुछ समस्या आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा।
वो समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, एक बार ऐसे करके करूं, एक मिनट देखो, आप तो पहले वो लैंडफॉर्म देख लो, ये दिख रहा है आपको? ये लेयर बाय लेयर देखो, ये जमा है, ये कभी एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर, लेयर बाय लेयर जमा है ना? हाँ, ये लेयर बाय लेयर जो यहां पर एक्यूमुलेटेड है, इसे बोलते हैं ट्रेवर्टाइन। ऐसा जब ग्राउंड वाटर की वजह से जमा होता है, ठीक है? ठीक, तो ट्रेवर्टाइन हो गया। और एक होता है गीजर डिपॉजिट। अब गीजर डिपॉजिट क्या होता है? जब जमीन के अंदर से पानी आता तेज, जमीन के अंदर से जब तेज पानी आता तो पानी के अंदर मिनरल्स रहते और वो मिनरल पहाड़ भाप की तरह जमा हो जाते। मैं आपको बताता हूं, लाइक पूगा हॉट स्ट्रीम। ये देखो, गीजर डिपॉजिट क्या होता है? वेलकम टू लद्दाख। अब देखो, ये ग्लेशियर्स आपको दिख रहा है, गीजर, धरती के अंदर से तेज पानी आ रहा, क्लियर कीजिए इसे, ये इसको कर दो, दिखा दो। मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा इंटरनेट कम चल रहा है। तो यहां पर ये जैसे ग्राउंड से अंदर से पानी आता है, तो पानी क्या होता है, इस जगह पर आकर के जमा होता जाता है, और जब जमा होता है उसे हम बोलते हैं गीजर, गीजर डिपॉजिट। पूगा हॉट स्ट्रीम है यार ये। अरे यार कितना प्यारा फोटो है यार, क्या ये ला, यहाँ तो बताएगा। अच्छा, इंटरनेट इंस्टाग्राम के फोटो है भाई ये देखो, ये देखो, बाहर से पानी अंदर से आ रहा और पानी आकर के यहाँ जमा हो रहा है। दिस इज नोन एज पूगा, पूगा हॉट स्प्रिंग। एक एक वीडियो है, वीडियो दिखाऊं? एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड की वीडियो है। अब फ्रेंड की वीडियो क्या, एक बढ़िया आदमी है जो इस तरह की चीजें करते हैं, जाते हैं, तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी एक बार। इंडिया इन मोशन, पूगा। अरे ये वाला है ना? एक एक समय था जब मैं, मतलब इनका बहुत बड़ा फैन था। इनको मैंने मैसेज भी किया, जैसे आप लोग करते हो ना सर, कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, वैसा वैसा मैंने इनको किया था कि आपकी वीडियो। वो जगह कहाँ है जहां पर ये देखो, ये पूगा हॉट स्प्रिंग है जहां पर वो जमा, तो पूरी की पूरी गैलेक्सी का फोटो लिया बंदे ने। टंग 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 टंग। I think we started something. Now turn the ball again. Oh, you so beautiful. I have started again. ये अपना ही देश है भाई, ये कोई फॉरेन नहीं बता रहा हूं मैं आपको। देखो गैलेक्सी यार, यहां पर कैंपिंग कर रहे थे वो। एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया 2019-20 की यादें। Tell me that the world is over. It's too hard.
आ गया समझ में? पूगा हॉट स्प्रिंग जो मैंने आपको वहां दिखाया था। नोट अलाउड शोइंग, वो मैं देख लूंगा बेटा, कर लेंगे। सर आप कनिष्क गुप्ता के ब्लॉग देखते हो? मैं हर उस इंसान की चीजें देखता हूं जो कि ज्योग्राफी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यार देखो, मैं जब इस तरह की चीजें देखता हूं ना और मुझे समझ में आता, तो उतना ही अच्छे मैनर में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका टीचर हमेशा ज्योग्राफी का शिष्य होता है। तो मैं, हम कुछ भी हो, जैसे अब एक अच्छी किताब में पढ़ रहा हूं, ये प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी, बहुत तगड़ी किताब है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। मतलब ये किताब ऐसी नहीं है कि जिससे कोई परीक्षा निकालूं, ये किताब ऐसी नहीं है जो मुझे कोई एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन दिखाए, पर ये किताब मुझे वो चीज सिखा देगी जिससे मैं आपको विजुअलाइज करा पाऊंगा। बस दैट इज द ओनली थिंग जो मैं आपको बताऊं। ओके? ठीक है भाई, ये हुआ। इसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला जाएगा ग्लेशियर, कि ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म। बड़े आगे आई बात समझ में? देखो, ये समझ में आया गीसेराइट्स और क्या होता है, ट्रेवर्टाइन, गीसेराइट, सब मैंने आपको बता दिया। सर माइंड फ्रेश हो गया। आप कभी देखिएगा, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा जिससे आप, मतलब कभी बुरा लगे ना तो ये बड़ी हेल्प करती। पूगा क्यों बनता? पूगा तो जगह का नाम है। पूगा जो है ना, उस जगह का नाम है जहां पर ये हॉट स्प्रिंग है। मतलब पूरी तरफ कहीं पानी नहीं, बट वो एक ही जगह जहां धरती के अंदर से पानी निकल के आता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा ग्लेशियर, कि ग्लेशियर से किस प्रकार का डिपोजिशन होता है, इरोजन होता है। तो मेरे भाई अभी तक जितने भी हमने पढ़े, जैसे कि रनिंग वाटर, जैसे कि ग्राउंड वाटर, ये सब पानी है जो जमीन से मिल रहे, तो यहां पर एक इरोजन अलग प्रकार से होता है। बट ये है ग्लेशियर इरोजन। अब ग्लेशियर इरोजन को ऐसे समझना, कुछ इस तरह से समझिए कि एक बड़ा सा आइस क्यूब, एक बड़ा सा टुकड़ा बर्फ का गोला, उसको हम ना एक चट्टान के ऊपर रगड़ रहे। तो देखो, बर्फ का गोला भी सॉलिड है, चट्टान भी सॉलिड है, तो जहां सॉलिड सॉलिड का कांटेक्ट होता है ना, वहां पर इरोजन की ताकत बहुत ट्रेमेंडियस होती है। तो इरोजन बाय ग्लेशियर इज ट्रेमेंडियस बिकॉज वेट कॉज बाय द फ्रिक्शन कॉज बाय द वेट ऑफ आइस। जो इस ग्लेशियर के वजन की वजह से फ्रिक्शन होता, उस वजह से यहां पर इतना बेहतरीन हमें इरोजन दिखाई देता ग्लेशियर की वजह से। ग्लेशियर का मतलब बर्फ का पहाड़ नहीं होता, ग्लेशियर का मतलब होता बर्फ की नदी। ये भी जानो, हम मतलब मोटा मोटा क्यों जाने, ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ का मूवमेंट। जैसे आपको नदी की तरह दिखाई दे रहा बहता हुआ, जहां पानी बह रहा था, तापमान घट रहा था, पानी जम रहा था, बर्फ बन रहा था, तो बहता हुआ पानी जब बर्फ में नजर आया तो मूवमेंट करता हुआ दिखा, और उसे हमने नाम दिया ग्लेशियर। ओके, चलो, तो ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म, सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूं। सबसे पहला लैंडफॉर्म आ जाएगा आपका हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता माय डियर एक ऐसा लैंडफॉर्म जो कि नुकीला हो, शार्प हो, उसे हॉर्न बोलते। जैसे कि ये, दिस इज अ हॉर्न, किसी भी चट्टान का नुकीला हिस्सा हॉर्न कहलाता है। शार्प एज, शार्प एज, शार्प एज, हाँ अब हुई ना शार्प एज। तो यहां पर ये जो नुकीला किनारा है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न। ये ठीक है, परिभाषा जान लो इसकी। अरे यार, A horn is a pyramid formed when several cirques erode mountain। हर जगह से माउंटेन जब कटती जाए और एक नुकीला हिस्सा बनता जाए, इधर से कट गई, इधर से कट गई, और जो शार्प एज बनेगा, उस शार्प एज को हम बोलते हैं, उस पिरामिड शेप को हम बोलते हैं आपका हॉर्न। ठीक है, चलो हॉर्न हुआ। दूसरा आ जाता सर्क। सर्क का मतलब क्या होता है? सर्क का मतलब क्या होता है? जब ग्लेशियर जो है ऐसे टूटे कि उस चट्टान के ऊपर एक कनकेव शेप्ड स्ट्रक्चर बना दे, कुछ ऐसा। देखो यहां पर तो आप थोड़ा कम देख पा रहे होंगे, यहां पर कम देख पा रहे हो, यहां थोड़ा शायद समझोगे। ये देखो, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये डिप्रेशन, जब ग्लेशियर के टूटने की वजह से ये इस तरह का बाउल शेप्ड डिप्रेशन बनता है शार्प एजेस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं आपका सर्क। क्या बोलते हैं भैयू? शर्प। अब देखो, ये शर्क की परिभाषा जान लो। अब बाउल शेप्ड डिप्रेशन फाउंड एट द हेड ऑफ ए ग्लेशियर वेयर स्नो एक्यूमुलेट एंड स्टार्ट इरोडेड अ माउंटेन। तो इस तरह का जो शेप हमको दिखाई दे रहा,
आज ये बोर्ड ना मेरा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है मुझे। तो किसी भी माउंटेन के ऊपर ऐसा जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं शर्क। फिर क्या आ जाता है, शर्क हो गया, ग्लेशियर हो गया, फिर आ जाता है टार्न। टार्न मतलब होता है एक तरह का तालाब। टार्न मतलब होता है एक तरह का तालाब। और जब कई सारे टार्न मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं पेटरनोस्टर लेक। मतलब बर्फीले हिस्सों में, पहाड़ियों पर जब पानी भर जाए कहीं बर्फीले हिस्सों में, इस सर्क के अंदर, तो उस अकेले पानी को हम बोलते हैं टार्न। और जब सीरीज ऑफ टार्न होता है तो उसे हम बोलते हैं पेटरनोस्टर लेक। हमारे देश में सिक्किम में एक पेटरनोस्टर लेक है, मैं आपको दिखाता हूं। Don't tell me that the cause is about so all is all. Reset to north. Reset to north. Perfect. India. सिक्किम। यार उसका नाम नाम थोड़ा सा ऐसे देखेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी। क्या नाम था? पेटरनोस्टर लेक इन सिक्किम। पेटरनोस्टर लेक इन सिक्किम, नाम बता दे। हाँ, गुरु डोंगमार। गुरु डोंगमार। मैंने इसको गुरु द्रोणाचार्य करके लर्न किया था, अब द्रोणा द्रोणा हो गया, गुरु नहीं लगाया। गुरु डोंगमार लेक सिक्किम, यहीं कहीं होगा। ये है, ये देखो, ये सीरीज ऑफ लेक आपको दिखाई दे रहे ना, ये आपके दीस आर नोन एज पेटरनोस्टर लेक। देखो यहां पर ये एक डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन के अंदर कई सारे तालाब भरे हुए थे। मैं ग्रिड लाइन हटाऊं, थोड़ा क्लियरिटी बढ़ेगी। ये देखो, तालाब के अंदर छोटे छोटे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और ये दिखाई देते। फोटोग्राफ दिखाऊं या कैसा लगता है? आहा, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुंदर नजारा है यार। ये तो पूरा का पूरा जन्नत की तरह नजारा दे रहा है। देखो, ठंडे पहाड़, जब पहाड़ ओ हो, दो वेस्ट बंगाल के लोग घूमने भी आए हैं। तो ये ऐसा इलाका, हमारे देश की मैं बात कर रहा हूं, आई बात समझ में? ये आ जाएगा आपका पेटरनोस्टर लेक। पेटरनोस्टर लेक का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ लेक। चलिए चलिए जरा इसके बारे में जान लेते हैं। पेटरनोस्टर लेक के बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि एक तालाब है, कोई लैंडफॉर्म नहीं है ना। तो जब एक तालाब बनेगा तो उसे बोलेंगे टार्न, और जब कई सारे तालाब बनेंगे उसे हम बोलेंगे पेटरनोस्टर लेक। जब कई सारे तालाब बनेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेटरनोस्टर लेक। तो क्या समझ में आया? पहला आपका हॉर्न, दूसरा आपका शर्क, शर्क के अंदर थोड़ा सा पानी यानी टार्न, और बहुत सारा पानी यानी पेटरनोस्टर लेक। फिर इसके बाद आ जाएगा हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली आपको कितना प्यारा लग रहा है? हैंगिंग वैली देखो, मतलब ये वैली माउंटेन के ऊपर एक वैली बन गई, जिस वैली का सीधा मुहाना नीचे की तरफ है। मतलब हैंगिंग, लटकती हुई वैली दिखाई दे रही ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे वैली बोलते हैं। और जब पहाड़ों पर हो जाए तो उसे बोलते हैं हैंगिंग वैली। जब ग्लेशियर ट्रप क्या होता है? जब ग्लेशियर की वजह से जो यू शेप्ड वैली बनती है इरोजन से, उसे ग्लेशियल ट्रप बोलते हैं। इतना हो गया जी, गुरुजी हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक और लैंडफॉर्म आता है, इस लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं पिंगोस। इसे क्या बोलते हैं? पिंगोस। पिंगोस जो होता है आपको पेरीग्लेशियल इलाके में मिलता है। पेरीग्लेशियल इलाका मतलब क्या हुआ? देखो, सुनो मेरी बात, मत मस्ती करो। कितना तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा जो मैं पढ़ा रहा हूं? बस करो, आओ जानो मेरी बात। देखो, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? जहां बर्फ जमी हो। वो पेरीग्लेशियर का मतलब क्या होता है? उस बर्फ जमे हुए इलाके के पेरीफेरी वाला, मतलब जहां बर्फ हो वो नहीं,
बट बर्फ के सराउंडिंग में, जैसे गला मेरा बर्फ है तो गले में पहना हार पेरीग्लेशियल है। अगर गला ग्लेशियल है तो पेरीग्लेशियल उसका हार हुआ। नहीं, बात समझ में आई? बात समझ में आई? जी सर जी। बस इसी को पेरीग्लेशियर क्या होता है कि जहां बर्फ जमे, वो इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे इलाके की जहां तापमान 0 से कम हो, तो जहां जितना भी पानी हो बर्फ के फॉर्म में हो, उसे हम बोलते हैं पेरीग्लेशियल एरिया। अब पेरीग्लेशियल एरिया के अंदर क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर हो, ग्राउंड वाटर तो सब जगह होता है, हम पढ़े इसके बारे में। अब ग्राउंड वाटर धरती के अंदर होता है, और पेरीग्लेशियल इलाके के अंदर क्या होता है बेटा, कि वो ग्राउंड वाटर जम जाता है। जब ग्राउंड वाटर आपका जम जाएगा तो हमें पता है कि जब भी पानी जमता है तो पानी बर्फ बनता है। हमने जाना है कि जब जब पानी जमेगा पानी बनेगा बर्फ, यही होता ना, तापमान गिरेगा तो जब इस पेरीग्लेशियल इलाके के अंदर, धरती के अंदर का पानी का तापमान घट जाता है तो पानी बनता बर्फ, और जब बर्फ बनता ना तो बर्फ बनने के कारण पानी स्वेल करने लगता है, फूलने लगता है। मैंने क्या बताया था कि जब पानी बर्फ बनेगा तो बोतल फोड़ देगा क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। वैसे ही जब ग्राउंड के अंदर का पानी बर्फ बना तो उस वजह से क्या हुआ, वो उचकता गया, उठता गया, उठता गया, और उसने एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया, और इस तरह के डोम को हम बोलते पिंगोस। पिंगागापोरी, पिंगागापोरी, आया समझ में? पिंगोस क्या होते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और बतानी थी। ये यहां पर एक होता है ड्रम्पलिन्स। ड्रम्पलिन्स का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर के द्वारा बने गई, ग्लेशियर का डिपोजिशन जो अंडों की तरह दिखाई दे, एग बास्केट टोपोग्राफी। किसकी तरह? एग बास्केट, अंडे की उल्टी टोकरी, टोपोग्राफी की तरह दिखाई दे। ये हमसे एनडीए ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लैंडफॉर्म एक बास्केट टोपोग्राफी की तरह दिखाई देता है, तो ये आपके ड्रम्पलिन्स एक बास्केट टोपोग्राफी की तरह दिखाई देते। सर इसके अंदर वाटर हो गया सोइल, इसके अंदर पानी था और पानी बन गया बर्फ, तो पानी फूल गया तो उसने मिट्टी को उठा दिया। बताओ यार, ये कोई बात में बात है? धरती के द्वारा बने हुए एक फिनोमिना। सपोज करो किसी ठंडे इलाके में लंबा ट्रैक करने के बाद जब मैं थक करके सो जाऊं और आराम से सोचूं कि बस अब बहुत थक गया यार, नींद लग जाए, और मैं जब ऐसा वहां लेटा रहूं और बीच में तापमान इतना गिर जाए कि मेरे नीचे की जमीन के अंदर अगर पानी हो तो पानी बर्फ बन जाए, तो मैं ऐसा लेटा हुआ ऐसे नहीं उठ जाऊंगा, बीच में से कर्व बन जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि पहले मैं ऐसा लेटा था, पहले मैं सीधा लेटा था, और अंदर का पानी जैसे बर्फ बनने लगा उसकी वॉल्यूम बढ़ने लगी और मैं ऐसे टेढ़ा हो जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं पिंगोस। टोपोग्राफी का मतलब होता बेटा भू आकृति, भूमियों की अलग अलग आकृतियां, उसे टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। एक एस्कर भी होता है जो ग्लेशियर के थ्रू बनने वाली एक वैली होती। आगे बढ़े, अगला आ जाएगा इसके बाद रेटे। क्या होता है? रेटे मतलब रिज होती है। ये देखो, हर एक माउंटेन की जो हमारी रीढ़ की हड्डी देखी, हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह ये रिज दिखाई दे रही जिसके सब तरफ से माउंटेन निकली है, ये रिजेस। इन रिजेस को हम रेटे बोलते हैं, इन रिजेस को हम क्या बोलते हैं? रेटे। ठीक है। यू शेप्ड वैली हो गई जिसको ग्लेशियल ट्रप मैंने आपको बताया था, ग्लेशियर का डिप्रेशन है ना, वो हो गया। हैंगिंग वैली मैंने आपको बताया, स्मॉलर वैली जो ग्लेशियर के ऊपर लटकती हुई हमको दिखाई देती है। ठीक है। तो ये सारा आपका हुआ सर्क, रेटे, हॉर्न, यू शेप्ड वैली और ग्लेशियर वैली। कोई नहीं बोलेगा कि इसका थ्योरी हम लिख नहीं पाते, भैया लिख के लाया है। सर एनडीए में ज्योग्राफी का क्या काम होता है? होता है रे बच्चा, होता है। अभी क्या थोड़ा मैं बिजी हूं, यहां चलते। मुझे अगर इस बात को तुम दोबारा याद दिला दो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ज्योग्राफी में इसका क्या, एनडीए में एक आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक ऑफिसर की लाइफ में ज्योग्राफी का क्या रोल होता है। मैं अभी आपको, अगर आपने याद दिलाया, मैं जरूर बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा इससे डील कर रहा हूं। अगला जाएगा मोरेन्स। तब भारी भारी शब्द छाती पे मार रहे हो गुरु। मोरेन्स क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। बचपन में आप सभी लोग वो खेले हो, क्या बोलते हैं उसको, रेत पे। घर, जब लोगों के घर बनते रहते थे तो रेत पड़ी रहती थी। अब रेत के ऊपर अपन ईंट धकाते थे, ईंट को लगाया, उठा के ये धका के लेकर के जा, ये धका के ले जा, ये ले जा, ये ले जा, ईंट धकाते थे हमेशा। जब हम ईंट को पुश करके इधर से उधर धकाते थे तो हम ये देखते थे उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर कि जब वो ईंट धकती थी तो ईंट से रेत हटती थी। एक रेत पड़ी, बालू रेत, बालू रेत के ऊपर मैं ईंट धका रहा हूं, तो ईंट जब धक रही है तो बालू रेत से एक रास्ता बन रहा बालू रेत के ऊपर। अब रास्ते के अंदर एक नाली जैसा रास्ता बना जिसके दो हाथ है और एक सामने का सर है। तो जब ग्लेशियर किसी इलाके में टूट के आता है और जमीन को ऐसे धका के लाता, उसे मोरेन्स बोलते हैं। देखिए आइए आपको बताते हैं। दिस इज ए मोरेन्स। जैसे ग्लेशियर देखो ये धक के आया,
जब ग्लेशियर धक्के आया तो धक्के आने की वजह से इस इलाके में उसने मिट्टी जमा कर दी। ऐसा समझो कि मैं रेत पे लेटा हूं और मुझे मेरे दोस्त खींच रहे, तो मेरे हाथों से रेत एक रास्ता बन रहा है और मेरे सर से एक रास्ता बन रहा है। तो जो रास्ता हाथों से बन रहा है और सर से बन रहा है उसे बोलते मोरेन्स, बट जो मेरे हाथ बना रहे उसे बोलते लेटरल मोरेन, और जो मेरा सर बना रहा उसे बोलते टर्मिनल मोरेन। देखो ये हाथों के जमा होने की वजह से, यार क्या दिमाग खराब कर रहा है यार, ये हाथों की वजह से जो ग्लेशियर के सराउंडिंग हिस्सों की वजह से जो जमा उसे हमने बोल दिया लेटरल मोरेन्स, और ग्लेशियर के सामने जो जमा उसे बोल दिया हमने टर्मिनल मोरेन। सर ड्रम्पलिन को डिस्प्रिन से याद रख ले, गगन त्यागी ड्रम्पलिन को इससे याद रख लो कि वो एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, गधे बेवकूफ। मतलब मुहा मैंने लिख दिया कि ड्रम्पलिन्स के ऊपर क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है, तो अब बोल रहे याद करने का तरीका क्या होगा? अबे याद करने का यही तरीका होगा, जहां एनडीए जैसा वर्ड जुड़ जाए क्या हम उसे छोड़ देंगे? क्या आया समझ में? लेटरल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स। एक और बनता है रिक्रिएशनल मोरेन। ये देखो जो इधर जमा हुआ ये मिट्टी, दैट इज द लेटरल मोरेन। जो सामने की तरफ जमा हुई दैट इज द टर्मिनल मोरेन। फिर क्या हुआ था, हम रेत के ऊपर एक और बार गाड़ी चला के ले आए, तो ये जो बीच में जमा हो रहा है दिस इज नोन एज रिसेशनल मोरेन। बीच में जो जमा हो रहा है उसे रिसेशनल मोरेन बोलते। हो गया, ये हुआ मोरेन्स आपका, मोरेन्स हो गया। यार मोरेन्स अभी भी नहीं समझ में आया? बोल दो प्लीज। सर तरीका नहीं पूछ रहा तो हाँ लो ठीक है यार, अब कहां उस बात पे अड़े हो, छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरी बार मुझे मजाक उड़ाने का मौका दो। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो रे? एक तो बोर्ड काम नहीं कर रहा। चलो क्वेश्चन है, पिंगोस आर एसोसिएटेड विथ, पिंगोस किस चीज से एसोसिएटेड होते हैं? टर्मिनल बेटा जो सामने की तरफ बने, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, तो जो ग्लेशियर के अंत में मुहाने से बने वो। बी दैट इज पेरीग्लेशियल रीजन। अभी बताया था, अभी क्या करोगे परीक्षा के अंदर जब यहां 58% जवाब दे रहे हो? हाँ भाई जान लेते हैं, आपका डाउट है। पहले देखो ये हो गया आपका, मोरेन्स आर ग्लेशियल डेब्रिस लाइक रॉक्स एंड सेडिमेंट, जो कि उसकी वजह से एक्यूमुलेट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब ग्लेशियर नीचे धक्के आता है तो अपने साथ साथ जो मिट्टी जमा करता है, साइड में जमा होती है उसे लेटरल मोरेन्स बोलते, और मुहाने पर जमा होती है उसे टर्मिनल मोरेन्स बोलते। मोरेन्स हुआ। ड्रम्पलिन्स के बारे में बोल दिया, एक बास्केट टोपोग्राफी बोलते हैं इसको। ये ऐसे जो जमा होता दैट इज ड्रम्पलिन। इससे और भी बनते हैं जैसे माउंटेनियरिंग, रोची, उसमें क्या होता है ऐसे पत्थर पत्थर आकर के जमा हो जाते हैं। इतना ज्यादा लर्न नहीं करना, बट फिर भी याद तो रखें। आउटवॉश प्लेन क्या होता है? ग्लेशियर के द्वारा सपाट इलाका जो बन जाए, फ्लैट इलाका। प्लेन है मतलब फ्लैट है, तो जहां आउटवॉश प्लेन दिखे हमेशा याद रखना ग्लेशियर ने बनाया। ओके, तो ये 3 लैंडफॉर्म हुए हमारे। पीछे आ जाते हैं। रेटे में किसी को दिक्कत थी? रेटे का मतलब होता मेरे भाई, रेटे का मतलब होता आपको ये माउंटेन दिखाई दे रही, अब इस माउंटेन के ऊपर देखो ये पतली ये लंबी लाइन दिख रही, ये लंबी लाइन, ये लंबी लाइन, ये रिज की तरह दिख रही, रीढ़ की हड्डी की तरह। बस ये जो लाइन होती है ना पतली पतली, इनको हम बोलते हैं रिजेस। इनको हम क्या बोलते हैं? रिजेस। ग्लेशियल ट्रफ और हैंगिंग वैली में क्या डिफरेंस है? ग्लेशियल ट्रफ जो होता है ना, एक बड़ी वैली होती है जो ग्लेशियर बनाता है, यू शेप्ड वैली। वहीं हैंगिंग वैली जो होती है ना, वो लटकती हुई वैली होती है जो माउंटेन के ऊपर बनती है। ग्लेशियल ट्रफ नीचे बनता है ये बड़ा, और हैंगिंग वैली उसी ग्लेशियर ट्रफ में आकर के अपना मुहाना खोलती है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। रेटे और ये बता दिया। चलो
एक और होता है यू शेप्ड वैली के अंदर, जब ग्लेशियर तेजी से आते हैं ना, तेजी से धक करके, तो वहां पर डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। ये जो यू शेप्ड वैली थी ना, जो मैंने आपको बताई थी अभी, ये इस वैली में जब ग्लेशियर धक के आते हैं ना, तो यहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट कर देते, एक पूरी की पूरी यू तरह की वैली बना लेते, ये है ना, जिसको हम बोलते हैं फियोर्ड, जिसमें पानी भर जाता है। इसे क्या बोलते हैं? फियोर्ड। फियोर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह की वैली, एक डिप्रेस्ड वैली जो ग्लेशियर ने बनाई। देख रहे हो आपको, ये झटका दे करके पूरा इसको तोड़ दिया, यहां डिप्रेशन बना दिया। इस तरह के डिप्रेशन को हम बोलते हैं फियोर्ड। ये जहां पर पानी भर जाता, देखो ये, दिस इज अ फियोर्ड, डिप्रेशन क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। डिप्रेशन का मतलब होता गहराई। ग्लेशियर ने जो गहराईपन कर दी वहां पर, खोद दिया गया बाय ग्लेशियर। ठीक, चलो कौन कौन से लैंडफॉर्म हो गए? सर्क हो गया, हॉर्न हो गया, रेटे हो गया, यू शेप्ड वैली हो गया, हैंगिंग वैली हो गया। रोचे माउंटेनियरिंग का मतलब क्या होता है? रॉक हिल शेप्ड बाय ग्लेशियर इरोजन। जब ग्लेशियर इरोड करते हैं ना, तो किसी हिल को एकदम शेप दे देते हैं, एकदम नुकीली बना देते हैं। इस तरह की नुकीली हिल्स को बोलते हैं रोचे माउंटेनी। सर कौन कौन से लैंडफॉर्म पेरीग्लेशियल से एसोसिएटेड है और ग्लेशियल से? पेरीग्लेशियल से वो एक ही था जो मैंने आपको बताया, बाकी सारे ग्लेशियल एक्टिविटी के जो पहाड़ों पर बनते। रिसेशनल मोरेन का मतलब, यार गौरी का थोड़ा बहुत तो ध्यान दे लो, थोड़ा बहुत ही सीरियस होकर के सुन लो मेरी बात। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अरे यार विजुअलाइजेशन इतना इतना बेहतरीन कच्चा है ना। इस फोटोग्राफ को देखो, ये आपको आपकी पीपीएनडीटी की स्टोरी की तरह लग रहा है, पीपीएनडीटी की स्टोरी की तरह लग रहा है। ये फोटोग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जब इस नदी से ग्लेशियर, इस पतले इलाके से, इस वैली से ग्लेशियर जब धक के आएगा, तो अपने साथ साथ मिट्टी को आगे धका के लाएगा। जी सर, जब मिट्टी को आगे धका के लाएगा तो अपने मुहाने पर मिट्टी को जमा करेगा। तो जो मिट्टी अपने मुहाने पर जमा होगी उसे तो हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। और जो मिट्टी उसकी दोनों बाहों से जमा होगी, जब वो धक्के आएगा और उसके हाथों से जो जमा होगी, दैट इज नोन एज लेटरल मोरेन। और जो इतना बन जाने के बाद फिर से जो जमा होती है, एक बार तो ग्लेशियर आ गया, फिर दूसरी बार फिर ग्लेशियर आ गया और बीच में यहां तक आया, इसे हम बोलते हैं रिसेशनल मोरेन। जो बीच में आया ना, यहां तक जो दूसरी बार फिर से मोरेन बना, उसे बोलते हैं रिसेशनल मोरेन। ओके, अभी भी नहीं आया? रोचे माउंटेनरी ये भी हो सकता है कि ग्लेशियर के द्वारा शेप की गई माउंटेन, जब ग्लेशियर धंसते हैं तो माउंटेन को जो नुकीली बना देते हैं उसे बोलते हैं रोचे माउंटेनी। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, लिटरली बोल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको आप लोग यूं ही कर रहे हो। मैं पता बहुत यहां मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, जबरदस्ती। पिंगोस, अब मैंने एक बात बताओ, पिंगोस क्या मैंने आपको नहीं बताया? जैसे एक कोई बोल रहा है कि सर पिंगोस बता दो। पिंगोस मैंने आपको ना पूरा मेरी कमर तक का एग्जाम्पल देके बता दिया, जंगल में ट्रेक करने का एग्जाम्पल दे करके बता दिया। अब उसके बाद उस समय हम चैट कर रहे थे, उस समय हम ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उस समय हम नोट्स बना रहे थे, तो वो छोड़ दिया। अब मैं पूरा का पूरा आपको रिपीट करूं 5 मिनट तक? अरे जिन जिन के फोटो मिल जाते ना मेरे भाई, वो फोटो में यहां पीपीटी में लगा लेता। जो बेस्ट फोटोग्राफ में उठा पाया ना, वही चिपकाए मैंने। हाँ, फिर आ गए आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कि ग्लेशियर से डिपोजिशनल कौन सा बनेगा। तो जो जब ग्लेशियर की ताकत गिरने की खत्म हो जाती, तो वहां पर वो जमा करना शुरू कर देता है। जैसे कि मोरेन्स हो गया,
जैसे कि मोरेन्स हो गया, तो मोरेन्स अभी मैंने आपको बताया रिजेस एंड डेब्रिस लेफ्ट बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर अपने साथ धक करके जो पत्थर जमा कर देता है उसे मोरेन्स बोलते। डम्पलिंग्स मैंने आपको बताया जो ओवल शेप्ड एक बास्केट टोपोग्राफी होती है उसे डम्पलिंग्स बोलते हैं। एस्कर क्या होता है, एक लॉन्ग वाइंडिंग वैली होती है, लॉन्ग वाइंडिंग एक रिज होती है। कैसे मैं आपको बताऊं, एस्कर का एक फोटो, जब ग्लेशियर धकते हैं ना एक लंबी वैली बना देते हैं, ये देखो, ये क्या ग्लेशियर आगे धकते हुए आते हैं और अपने धकने की वजह से इस तरह की वैली बना देते, इस तरह की रिज बना देते। रिज मतलब एक लंबी एक उभार, इतनी तेज धकाया कि जमीन आगे यहां उभर गई है, तो इस तरह के जो दिखाई देते ना इनको हम बोलते हैं एस्कर। ठीक है, जब जैसे पहले आइस थी ऐसा था और आइस हटने के बाद ये ऐसा वैली बन गई है, देखो ये, दिस इज नोन एज एस्कर। ये ग्लेशियर के धक जाने की वजह से बीच में जमीन का जो उभार आ गया, दैट इज नोन एज एस्कर। ये देखो ना, इतना बड़ा जूम कर दिया कि ग्लेशियर ने धका के बनाया। जल्दी करते हैं यार, 1 घंटा होने को आया, और भी पढ़ाने। वीडियो होती तो दिखा नहीं देता रवि रंजन, बेटा होती तो दिखा देता रे मेरे भाई, मेरे बच्चे शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केम्स, इरेगुलर माउंड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स। जब ग्लेशियर धकते हैं ना किसी इलाके के अंदर, तो क्या करते हैं, जैसे ये इलाका है ना, इसमें इरेगुलर माउंड बना देते रेत के, मतलब ऐसे ऊंचे ऊंचे उभरे उभरे हिस्से ग्लेशियर जमा करके। इरेगुलर, कोई शेप नहीं है इनका, ना ओवल शेप है ना एक बास्केट, इरेगुलर है, इनको हम बोलते हैं आपका केम्स। इरेगुलर चीजें जो जमा इकट्ठा कर देते हैं। फिर आ जाता आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक फ्लैट इलाका जो है उसे आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। इसके बाद इरेटिक। इरेटिक का मतलब क्या होता है, जब ग्लेशियर आगे धंसता है, ग्लेशियर मतलब बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा जब नीचे आता है तो बहुत सारी चट्टानों को इससे बारीक बारीक टुकड़े में तोड़ता है, जो रोल करके नीचे आकर के गिरती है, उन्हें हम बोलते हैं रेटिक। लार्ज बोल्डर्स ट्रांसपोर्टेटेड एंड लेफ्ट बाय ग्लेशियर्स। ये कोई मोरेन्स नहीं है, क्योंकि मोरेन्स फिक्स्ड होता है। सर पिंगोस और ड्रिम्पलिन में क्या डिफरेंस है? पिंगोस जो होते हैं ना वो ग्राउंड वाटर के थ्रू बने हैं, ग्राउंड वाटर के ठंडा हो जाने की वजह से, और ड्रम्पलिन जो होते हैं ना वो ग्लेशियर्स ने बनाए धका धका के। इरेटिक भी हो गया, बड़े बड़े पत्थर जो ग्लेशियर इररिस्पेक्टिव मैनर में कहीं भी छोड़ देता है, दैट आर नोन एज इरेटिक्स। जियो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिना जियोग्राफी पढ़ के अटेम्प्ट दे दो, पता चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, मीटर हो गए रे भाई। अरे सुनो रे, आपस में मत लड़ो, मेरी बात सुनो जेंटलमैन। जियोग्राफी का महत्व है आपकी परीक्षा के अंदर, वो काफी ज्यादा महत्व है। मैं आपको एक बताता हूं तरीका। ये ग्लेशियर वाली चीजें आपके पास लिखी भी हुई है, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज उसको पीछे करके देख लो, और जिनको समझ में आ गया सभी लोगों को बोल रहा हूं, जिसको पिंगोस जानना है, रेटे जानना है, माउंटेनी रोचे जानना है, आप पीछे जाकर के देख लो। और अगर नहीं जानना तो मेरी बात सुनो कि जियोग्राफी एक आर्म्ड फोर्स के अंदर एक ऑफिसर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होती है। देखो मेरे भाई, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आपको जब आपकी ट्रेनिंग होती है ना, तो आपकी ट्रेनिंग के दरमियान आपको ना जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं और एक नक्शा दे देते हैं। कैसा कि ये लो नक्शा और ये लो कोऑर्डिनेट, 37 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ एंड 66 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ। इस जगह पर आपको जाना है और यहां से आपको चलना शुरू करना है, तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेके तो 46 डिग्री ईस्ट तक, यहां तक आपको मूवमेंट करना। ये 4 लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक कोऑर्डिनेट, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का 2 कोऑर्डिनेट। फिर आपको नक्शे में उनको ढूंढना भी है और आपको आगे भी बढ़ना। हम ये नहीं बोल सकते सुनसान गली शमशान के सामने आके मिल, ऐसा वहां बताया नहीं जाता, वहां कोऑर्डिनेट्स दिए जाते, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल ग्रिड्स। जब वो ग्रिड्स आपको दिए जाते फिर वहां से आपको दूसरी जगह जाना होता है। तो इस तरह से दूसरा टेरेन। अब आप ये पढ़ रहे हो, आपने ग्लेशियर पढ़ा आज,
आज आपने ग्राउंड वाटर पढ़ा, जब आप कभी भी सियाचिन ग्लेशियर पर जाओगे और वहां जाकर के देखते हो तो आपको अलग अलग माउंटेन के शेप दिखाई दे रहे, तो वहां से आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर के बनने वाला लैंडफॉर्म है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो ये हल्का हो सकता है, अगर हमने पांव रखा तो हम इसमें गहरी खाई में धंस सकते हैं। इस तरह की चीजें हमको वहां पर भी क्लियर होना चाहिए। ये कारेवास है, ये हमको दिक्कत दे सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। फिर इसके बाद क्या होता कि जब हम, अब जैसे हम जमीन पर है, हमारी रक्षा करता हिमालय, पर कभी कभी क्या होता दुश्मन हिमालय पर चढ़ जाता है। अब इस तरह की टोपोग्राफी में जब हम लड़ने जाते तो हमको सटीक नॉलेज होना चाहिए उस चट्टान का। तो क्या होता है कि जब पहाड़ों पर लड़ाई होती ना, तो रेशियो होता है बेटा 1:9 का। मतलब अगर दुश्मन एक है ना, तो उससे लड़ने के लिए आपको 9 सोल्जर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पहाड़ है, वो आराम से आपको भिन्न भिन्न करके मार सकता है। 1:9 का रेशियो रहता है, एक दुश्मन है तो 9 लोग चाहिए हम, जो एक उसको इधर से भटकाए, तब तक एक आगे बढ़े, एक इधर से भटकाए, तब जाकर के हम 0 कैजुअलिटी के साथ उसको हरा सकते। तो ये रेशियो पता होना चाहिए। इस वजह से ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। हम किस टेरेन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। अगर हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भेज दिया तो हमें पता है कि यहां पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, यहाँ के जंगल डेंस होते हैं, 1 मीटर के बियॉन्ड हम देख नहीं सकते। यहाँ पर जानवर खुखार पाए जाते हैं, रेंगने वाले जानवर, बिग कैट्स मिलती है, एम्फीबियंस मिलते हैं। तो हमें सतर्क रहना, इसलिए ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। और इवन जब हमारा पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी 1971 में, तो हमारे बहादुर साहब जी जो हैं, आप सभी समझ चुके हैं मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूं। तो इंदिरा गांधी ने जब उनसे कहा था कि हम क्यों ना बांग्लादेश के ऊपर आज जंग छेड़ दे रहे, तो उन्होंने अपने जियोग्राफिकल नॉलेज को बताते हुए एक बात कही थी कि इस समय बांग्लादेश में मॉनसून है, और मॉनसून के चलते ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी, पद्मा नदी, ये सब उफान पे है, हम इसे पार नहीं कर पाएंगे, वो पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे मौका दीजिए, मैं जंग छेड़ूंगा अप्रैल में। आई बात? बिल्कुल, बहुत शानदार। यही तो एक डिफेंस में, पता, इसीलिए तो मुझे डिफेंस के बच्चे से प्यार होता है कि मैंने सिर्फ बहादुर बोला, फील्ड मार्शल सेम माणिकशॉ कमेंट के अंदर नाम उड़ने लगा। ये आया समझ में कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो मैंने बता दिया। और एक जो बोल रहा था ना अभी कि एक बार बिना ज्योग्राफी के परीक्षा दे करके देख लो, पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंस। ये तुमको आपस में भी तुम जानते हो, इस बात को कर लिया ही है तुमने पहले। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट है? मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ता हूं भाई। अगला आ जाएगा इरोजन बाय सी वेव। समंदर की लहरें कैसे इरोजन करती है। तो देखो, वेव इरोड सेडिमेंट फ्रॉम क्लिफ एंड शोरलाइन। क्लिफ का मतलब होता है एक ऐसा ऊंचा टीला जो समंदर को फेस करता हुआ दिखाई दे, उसे बोलते हैं हम क्लिफ। तो ये जो वेव होती है, इस क्लिफ से लेकर के तो इस शोर लाइन तक हर जगह से इरोजन करती है। शोर लाइन मतलब किनारे का लाइन, उसे शोर लाइन बोलते हैं। ओके, तो क्लिफ से लेकर के शोर लाइन तक आपका इरोजन करती है वेव्स। इट क्रिएट सैंडबार। सैंडबार का मतलब होता है रेत से बने हुए आइलैंड। दिस सैंडबार्स बनाती विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सुनामी एंड साइक्लोन। जो तेज समंदर में सुनामी आती है और तूफान उठते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते। कैसे करते हैं आइए मैं जानता हूं। कुछ लैंडफॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, दिस इज नोन एज क्लिफ। आई बात समझ में? ये क्लिफ होती है। अब समंदर किसी इलाके को अंदर ही अंदर इरोड कर दे तो, और उसे खोखला भर दे, तो यहां बन जाती केव। केव आया। केव के बाद जब केव टूट के खत्म हो जाए तो ये बनेगा आर्क। आर्क आया। जब आर्क के 2 टुकड़े हो जाए और 2 अलग अलग पिलर बन जाए, जब ये आर्क है ये बीच में से टूट जाए ऐसा, और टूटने की वजह से 2 अलग अलग पिलर सेपरेट बन जाए, उसे हम बोलते हैं स्टेक। और जब स्टेक भी टूट जाए तो बनेगा स्टंप, है ना। तो केव, आर्क, स्टेक, स्टंप, ये सब वो लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर बनाता है। सर एनडीए में हिस्ट्री क्यों होता है? एनडीए में हिस्ट्री होता है कि आज से 400 साल पहले कुछ व्यापारी आए थे हमारे देश में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उन्होंने ट्रेड और व्यापार के चलते हमारे देश के भोले लोगों को बहला फुसला करके गुलाम बना लिया। तो इतिहास आपको पढ़ाया जाता है कि इस तरह के भोले लोगों से आप, इस तरह के मतलब फितरती लोगों से आप जीवन में आगे धोखा ना खा जाओ। यह आपको इतिहास सिखाता है।
चलो, दिस इज अ सैंड बार, ये ऐसा होता है, सैंड से बना हुआ बार, दिस इज अ सैंड बार। देखो क्या फोटोग्राफ है। जब तेज समंदर से तूफान और सुनामी आती है ना, तो समंदर की लहरें, नदियों के थ्रू जमा किए गए रेत का आइलैंड हमें उस आने वाली तेज सुनामी से उसकी स्पीड कम कर देते, मतलब सुनामी के रास्ते में ये ब्रेकर का काम करते। जैसे सड़क पर हम तेज स्पीड चलाते हैं तो कॉलोनी वाले क्या करते हैं, उनके बच्चे खेलते रहते हैं तो ब्रेकर बना देते हैं ताकि हमारी स्पीड कम हो जाए और हम गिर जाए। एग्जैक्टली सेम यहां पर, ये एग्जैक्टली यहां पर होता है कि जब समंदर से तेज तूफान आते हैं, सुनामी आती है, तो सुनामी को ये रेत से बने हुए द्वीप उसकी स्पीड कम कर देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा सी बीचेस, समंदर की बीचेस। बोलो मेरे भाई। देखो, पूरा समय, पूरी गर्मी, पूरी ठंड, पूरी बर्बाद अपने घर में उस कमरे में बैठ के बर्बाद करना। कभी मत सोचना कि जाके समंदर देख लूं, खारे पानी की ठंडी फुहारे अपने बदन को छूने दूं, ऐसा कभी मत सोचना। घर में पड़ा रहना, ये कर लेना, सिलेक्ट हो जाना, वहां पर देश की सेवा करना, वापस आ जाना और फिर पढ़ाई करना, मत जाना कभी। अरे इस प्रकृति को भी देखो, इसने आपके लिए बहुत तरह की सजावटें कर रखी है। अगर जीवन में कभी भी परेशान हो तो थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा वॉक करो, इस ओवर थिंकिंग, इस डिलेमा की कंडीशन से निकलो। देखिए, गेट आउट फ्रॉम योर हाउस, निकले अपने घरों से, गो हियर, यहां जाए, एंजॉय, मजे करें। मनी नो, एंजॉय यस, मनी फ्यूचर अर्न, एंजॉय राइट नाउ। जवान यू, गो देयर, गेट आउट, निकले घरों से। ठीक है, अगला आ गया स्टेक। जो स्टेक अभी मैंने आपको बताया था ना वहां पे, वो स्टेक ऐसा दिखाई देता, जो अभी मैं आपको बता के आया। अभी स्टेक कब बनता है? जब एक आर्क टूटता है। तो फिर आर्क कैसा दिखता है? आपको सैंडबार बता दिया, आपको बीचेस बता दी, आपको स्टेक बता दिया, आपको आर्क भी बताता हूं। वाह 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 वाह, क्या नजारा है यार, क्या नजारा है। देखो, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। देखो ना, यहां पर ये बढ़िया सेल्फी ले रहे, आप उफान मारते हुए समंदर को देखो भाई। इस समंदर के अंदर ऐसे विकराल जानवर है जो कि कुछ भी कर सकते हैं, और अगर जानवर भी बहुत खतरनाक नहीं है तो फिर भाई ये नजारा तो देखो, इस शांत समंदर का शोर तो देखो। है एक कहा जाता है, एक खामोशी है मन में जो शोर बड़ी करती है, और एक शोर सा है मन में जो खामोश बड़ा रहता है। बहुत मुश्किल है समझना तो, बट कोई बात नहीं। यहां पर ये आर्क दिखाई दे रहा, दिस इज ए सी आर्क जेंटलमैन, लुक एट इट। ऐसे में स्विमिंग करे तो मजा है, ऐसे में स्विमिंग मत करो जब तक कि आप कोर स्विमिंग ना सीख लो। स्विमिंग सीखो फिर करेंगे यार। बताइए, क्या जगह अच्छी नहीं है? हाँ, टेलीग्राम पे पूजा आपका मैसेज हम चेक कर लेंगे, ठीक? आ जाओ, पढ़ लो। फील आ गया? आगे बढ़ते अगला पॉइंट, इससे बनने वाले लैंडफॉर्म देख लो जल्दी जल्दी। देखो, इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। इरोजन से बनता है सी क्लिप। वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है? यही वाला, दिस इज नोन एज वेव कट प्लेटफॉर्म, जहां पर वेव आती है और कट जाती है, वेव आती है और कट जाती है, तो जो जमा होता हुआ दिखाई दे रहा ना, ये दिस इज नोन एज वेव कट प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? वेव कट प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद सी केव अभी हमने देखा, एक होलो हिस्सा। उसके बाद सी आर्क अभी हमने जाना, और सी स्टेक जो टूट जाने की वजह से बना। दीज आर दी इरोजनल। अब डिपोजिशन की बात करें तो सी बीचेस। सी बीचेस का मतलब क्या होता है? जिसके किनारे पर हम नहाते हैं, समंदर के। स्पीड का मतलब क्या होता है? रेत का हिस्सा जो किसी बे और गल्फ के किनारे पर बने। रेत के जमा हो जाने की वजह से, जब रेत जमा होती है ना, जैसे सैंड बार, तो जब सैंड बार ऐसे जमा होता है ना किसी भी किनारे पर, उसे स्पीट कहते हैं। बार तो अभी मैंने आपको बताया। टोम्बोलो क्या होता है? एक रेत का बना हुआ आइलैंड होता है। मैं आपको बताता हूं, देखो, स्पीट, टोम्बोलो सब ये हो गया स्पीट।
ये बे है ना, बे के सामने जब रेत जमा हो जाएगी तो उस जमा हुई रेत को हम बोलेंगे स्पीट। मतलब अंदर तो बे थी जैसे बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के मुहाने पर जमा हुई रेत, तो उसे बोलते हैं सैंड स्पीट। ओके, दूसरा हो जाएगा आपका क्या था, बार। तो ये बैरियर आइलैंड जो है ये बार का काम कर रहे हैं, सैंड बार। जैसे मैंने आपको बताया था ना रेत का आइलैंड, तो जो रेत का भी आइलैंड बताया था बार, वो सब ये व्हाइट व्हाइट है, ये सब जगह वही है बार। ठीक है, टोम्बोलो में बता रहा था, टोम्बोलो क्या करता है, मेन लैंड को किसी आइलैंड से कनेक्ट करता है रेत के थ्रू, उसे टोम्बोलो बोलते हैं। देखो ये आइलैंड है और ये मेन लैंड है और रेत के थ्रू इसे कनेक्ट किया गया, दिस इज अ टोम्बोलो। तुम बोलो। बे का मतलब खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे हो गया। टोम्बोलो के बाद लगून। लगून क्या होता है, एक तरह का लेक होता है जो जमीन पे अंदर बनता है। यस सर, बट हाउ दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सुनामी। देखो जब सुनामी आती, समंदर का पानी आता है, तो समंदर का पानी जब तक समंदर में रहता तब तक तेज स्पीड से आगे बढ़ता रहता है, वो रुकता कब है, जब उसको जमीन मिलती है। तो जब जमीन मिलती है हमारे इधर तब तो नुकसान करता है, बट उस जमीन के मिलने से पहले जो सैंडबार्स होते हैं ये उसकी स्पीड कम कर देते हैं। पानी बह के आ रहा, वो बीच में एक ईंट रखी है, तो ईंट क्या करेगी, उस बहते हुए पानी की स्पीड को थोड़ी कम कर देगी। ऐसे ये हमको उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, टोम्बोलो का काम क्या है, एक सैंडबार कनेक्टिंग आइलैंड विथ मेनलैंड। फिर आ गया लगून। लगून को ऐसे समझ लोगे कि परेशान करके समझोगे। देखो लगून क्या होता है, एक प्रकार का, कहां बना लगून, यहां पर है क्या, ये लगून है। लगून क्या होता है, एक तरह का तालाब होता है, उस तालाब को हम बोलते हैं लगून। कैसे बनता है, जैसे आप यहां देखो, ये इंडिया की कोस्ट है ना। अब इंडिया की इस वाली कोस्ट को जूम करके यहां बना रहा हूं, ये बना दी, ये कोस्ट है पूरब, पूर्वी तट। अब पूर्वी तट में मैंने क्या देखा, यहां पर पानी भर गया जमीन के अंदर समंदर का, तो जमीन के अंदर समंदर का पानी भर गया है और वो समंदर से एक सैंडबार के थ्रू अलग है। एक सैंडबार है जो उसे अलग कर रहा मेन समंदर से, उसे हम बोलते लगून। एक सैंडबार है जो उसको अलग कर रहा है। देखो ना कि ये पानी भरा है, पानी जमीन के अंदर है, अंदर घुस चुका है पानी यहां तक, और वो मेन समंदर से अलग हो रहा है एक सैंडबार के थ्रू, उसे बोलते लगून। एग्जाम्पल चिलिका लेक, एग्जाम्पल भीतरकनिका लेक। ठीक है, चलो भाई लगून हो गया। बढ़ते चलो बढ़ते चलो, अगला गया विंड इरोजन। लैंडफॉर्म्स विच आर क्रिएटेड बाय विंड, वो लैंडफॉर्म जो हवाओं के थ्रू बनते हैं उसे हम बोलते हैं विंड इरोजन के लैंडफॉर्म। देखो तो विंड इरोजन इज डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीडिपोजिशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स बाय विंड। इट इज ऑल्सो नोन एज एओलियन लैंडफॉर्म। वो लैंडफॉर्म जो विंड के द्वारा डिटेच किए जाए, विंड के द्वारा उड़ा के कहीं लेकर के जाए और वहां जाकर के जब जमा हो, उन्हें हम बोलते हैं विंड इरोजन लैंडफॉर्म। और विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म को बोला जाता है एओलियन लैंडफॉर्म। जैसे जो लैंडफॉर्म रनिंग वाटर से बनते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म, जो बर्फ से बनते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म, जो सी वेव से बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म, और जो हवा से बनते हैं उन्हें बोलते हैं एओलियन लैंडफॉर्म। ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन इज लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी। जब किसी के इलाके के अंदर हवा तेज उड़ती है तो उस जगह की मिट्टी की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। ठीक है, इट इज मोर प्रोमिनेंट इन ए डेजर्ट इलाका, क्योंकि डेजर्ट में पेड़ पौधे नहीं होते कि हवा की स्पीड को कम होने दे। हवा की स्पीड तेज चलती है और तेज चलने की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। सर जी माइंड मैप प्लीज, ये माइंड मैप है गुरु, ये इसे माइंड मैप बोलते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसे 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 करूंगा तो ही आपको माइंड मैप लगेगा। ये माइंड मैप ही है कि पूरा डिटेल में भी पढ़ा दिया और उसका जिस्ट भी निकाल के तोड़ दिया। आया समझ में? हर सब्जेक्ट की तासीर अलग होती है और हर शिक्षक की तासीर पढ़ाने की अलग होती है। तुम बोलो आर्टिफिशियल नहीं होगा, वही है अपना। आ गई बात समझ में? चलो तो सी वेव से बनने वाले लैंडफॉर्म में पहला एग्जांपल है आपका मशरूम रॉक। मशरूम रॉक ये दिखाई दी आपको कैसे काम करती है? जब हवा नीचे नीचे के जो नीचे का पोर्शन होता है ना हमारा, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट पोर्शन, उसको इरोड कर देती है और ऊपर का हार्ड रॉक बच जाती है और एक मशरूम का स्ट्रक्चर ले लेती है, उसे मशरूम रॉक बोलते हैं। डेजर्ट के अंदर दिखाई देती है। हाउ डज ग्लेशियर मूव, जैसे गर्मी पड़ती है ना
तो पानी पिघलने लगता, बर्फ पिघलने लगती। जब बर्फ पिघलने लगती तो बर्फ की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे लूज होने लगती है गर्मी की वजह से, और फिर वो फिसलता है ग्रेविटी की तरफ। नहीं पढ़ना है क्या सर? हमारे पास ग्राउंड वाटर है तो हम परेशान क्यों हैं? ग्राउंड वाटर है, मैंने क्या बोल दिया, नदियों से ज्यादा पानी ग्राउंड के अंदर है, बट वो अलार्मिंग रेट से निकाला जा रहा है। आप देखो ना, एक इलाके के अंदर शहर में आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1000 बोरिंग मिल जाएंगे, बट एक भी ऐसा इलाका नहीं होगा जो उस ग्राउंड वाटर को चार्ज कर रहा है। ग्राउंड वाटर की चार्जिंग स्टेशन की जहां से पानी सतह का ग्राउंड के अंदर जा रहा है वो एक भी इलाका नहीं, और 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर बोरिंग लगे हुए, तो खत्म ज्यादा हो रहा है। चलो, तो सैंड से बनने वाले लैंडफॉर्म होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स आपको बताता हूं, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल आया दैट इज नोन एज बरछान। ये बरछान क्या होता है? एक क्रीसेंट शेप, चांद के आकार का बना हुआ सैंड ड्यून्स होता है, जो जिस तरफ से हवा आती है उसके अपोजिट साइड में इसका मुंह ओपन होता है। सर थोड़ा और बताइए। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा, इसका मुंह जिस तरफ से हवा आ रही ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन है, इसको हम बोलते हैं बरछांस। अब बरछांस के अंदर ये जो दो नुकीले पॉइंट होते हैं ना, ये शार्प पॉइंट, इन शार्प पॉइंट को कहा जाता हॉर्न। एक कनकेव शेप स्ट्रक्चर है और यहां पर बने हुए इन शार्प पॉइंट को हम बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। और बीच में इसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, दोनों तरफ से नीचे होने लगता है और बीच में हाइट सबसे ज्यादा होती है। दिस इज अ सैंड ड्यून, और ये हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अपना मुंह खोलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बरछान। इसका नाम दिया हमने। आया बात समझ में? दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका सेप। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार थी वो नुकीली, वो सफेद तलवार जो हड्डियों की तरह दिखाई देती थी, इसे सेप बोलते हैं। वैसे स्ट्रक्चर ये देखो, नुकीला, लाइक अ स्वॉर्ड, ऐसा। मतलब जो बरछान से छोटा हिस्सा है ना, जिसमें हवा के अपोजिट डायरेक्शन में मुंह खुले, उसे हमने बोल दिया सेप। फिर जिस तरफ से हवा आ रही है, अगर उसी तरफ मेरा मुंह है, जैसे ये हवा आई, देखो जिधर हवा जा रही है उधर मेरा मुंह खुला आई है, तो इसको मैं बोलूंगा पैराबोलिक। पैराबोलिक, ये सब क्या है? ये है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के घरोंदे। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा। आप पढ़ाओ, ये सब बात करते रहेंगे। अरे मेरे को पहले इतना तो बताओ कि बरछांस क्लियर हुआ, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यार, मेरी बात सुनो, एक मिनट। अगर बरछांस के ऊपर से क्वेश्चन उठ के आ गया, चलो एग्जाम के अंदर आ गया, तो मुझे आप बताओ, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि अगर एक क्वेश्चन बरछांस के ऊपर से उठ के आ गया एग्जाम के अंदर, तो क्या हम ये समझेंगे कि हमने बरछांस पढ़ा है? बस इतना बता दो। मैंने आपको बरछांस पढ़ाया, मैंने आपको ये बताया कि बीच में से ऊंचा होता है, मैंने आपको बताया कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, दोनों पॉइंट्स को हॉर्न बोलते हैं। क्या इसे याद रख पाओगे? पढ़ाया मैंने तो, चलो ये है, मैं यही स्क्रीनशॉट आपको एग्जाम के सॉल्यूशन में चिपका दूंगा, आपको बता दूंगा, बट क्या आप इसे याद रख पाओगे? आप लोग सीरियस क्यों नहीं होते हो? कोई पॉइंट सीरियस होते यार बेटा। मैं आप लोग के साथ कितनी मजाक मस्ती करता हूं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपके साथ इतना फ्रैंक होगा जितना मैं जानता हूं यहां।
फिर उसके बाद मेरी भी तो दिलेर ख्वाहिश होती ना यार कि आप लोग जो चीजें मैं बताऊं उसे आप समझो। पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक के बाद आ जाएगा आपका ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स के अंदर क्या हो रहा है कि जहां सैंड की लाइन बनी हुई है, पतली लंबी लाइन, हवा उसके परपेंडिकुलर बह रही है। ये देखिए, ये सैंड की लाइन है और हवा इसके परपेंडिकुलर जा रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। और जिस तरफ सैंड बने हैं ऐसे, और हवा भी अगर उसी में पतली निकल जाए, ये ऐसी, इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो सारे तरह के लैंडफॉर्म्स मैंने आपको बता दी जो रेत की वजह से बन रहे। ओके, बर्चांस, पैराबोलिक, शेप, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। एवरी ना 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 नॉट एवरी शार्प पॉइंट इन ज्योग्राफी इज कॉल्ड हॉर्न। अलग अलग जगह अलग अलग टर्म यूज होती है। द शार्प पॉइंट ऑफ ए माउंटेन, इफ इट इज नॉट इरोडेड बाय ग्लेशियर, देन इट इज नोन एज अ पीक। जैसे अरावली है, अब अरावली पे तो ग्लेशियर हो नहीं सकता, विंध्याचल सतपुड़ा पे तो ग्लेशियर हो नहीं सकता, तो यहां के नुकीले हिस्से को पीक कहा जाता, शिखर। अलग अलग जगह होता है। ट्रांसफर समझा दूं, जैसे ग्लेशियर, जैसे आपका सैंड ये जमा, ये देखो, ये सैंड तो ऐसा है और हवा उसके परपेंडिकुलर चल रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, देखो, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सैंड। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जब ये ऐसा सीधा था ना, जब एकदम एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल हो, जिस दिशा में हवा उस दिशा में सैंड, बस, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल सैंड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, ये रोज नहीं रह सकते, ये घंटे घंटे में बदल सकते हैं। सैंड जो होते हैं ना, सैंड, आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं। सैंड जो होते हैं ना, सैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो कभी भी एक जगह टिक नहीं सकता। हवा आएगी, हवा के साथ ये बह जाएंगे, कभी इधर को चले, कभी उधर को चले, कभी इधर को चले, कभी उधर को चले। मतलब सैंड्यून्स बहुत ज्यादा शिफ्टिंग फिनोमिना है कि हवा इनको उड़ा के कभी यहां ले जाती, कभी वहां ले जाती है सैंड्यून्स को। तो शिफ्टिंग सैंड्यून्स इन डेजर्ट इज नोन एज धरियन। हमारे देश के अंदर इसको लोकल भाषा में धरियन बोलते हैं, इनका एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाना। बिल्कुल सही तनिष्क। चलो कोई नहीं, एंड कर देता हूं मैं, हो गया और क्या। पहले एक ऐसा डाउट आप देते थे कि सर जो चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हो समझ में तो आ जाती इस चैप्टर की, बट उसके नोट्स नहीं बन पाते। आज जब सारे नोट्स लेकर के आ गया तो नई चीज आ गई, कुछ तो भी, मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने, बताना मुझे कितना रेशियो जिनको समझ में नहीं आया। अरे नहीं हो पाएगा रे भाई डाइजेस्ट लोगों से। आज का लेक्चर समझ में नहीं, हद है यार। इतना इतना बेहतरीन प्यार से मैंने पढ़ाया है ना तुम लोगों को, इतने प्यार से, और हम रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हैं कि वीडियो दिखा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीजों को बता दिया, समझा दिया। अबे भाई थोड़ा तो सीरियस हो जाया करो यार। कौन हो तुम लोग यार, लिटरली। मैंने कोशिश किया बेटा, है ना, मैंने एक्सप्लेन किया। और एक और सजेशन है आप सभी लोगों को कि जिनको भी डाउट था, आप इस लेक्चर को रिपीट करके देखिएगा। मुझे नहीं लगता कोई सा भी डाउट रहेगा। अपने आप को शांत करके देखिएगा, एक गिलास ठंडा पानी पी करके आराम से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपको क्लियर हो जाएगा। जो मेरे हद तक था मैंने कर दिया, जो मेरा तरीका था मैंने उससे टूट के आपको समझा दिया। अब इसके बाद आप चाहते हो कि ये समय चलता रहे, बस बढ़ता रहे, घंटे बनाता रहूं मैं, तो ठीक है, हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं यार सर इतना वो नहीं है, आपने बता ही दिया है, मुझे तो एक भी चीज ऐसी नहीं लगती जो मैंने आपको आज सही से नहीं बताई। ध्यान रखने वाले कुछ
बताइए। पोल बिना क्वेश्चन से हो रहा है, ये डाउट है यार, इसी चक्कर में। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए बेटा अपना। ओके, अच्छी बेच है ये, शौर्य, इसकी इज्जत कीजिए।